गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब जानते हैं हम चैप्टर 3 मांग की अवधारणा खत्म कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 मांग की लोच की शुरुआत करेंगे। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मांग की कीमत लोच, दूसरी होती है मांग की आय लोच और तीसरी होती है मांग की तिरछी लोच। लेकिन हमारे कोर्स में मांग की लोच में मांग की कीमत लोच ही है। हम मांग की कहीं कहीं क्वेश्चंस में मांग की लोच लिखा आता है और कहीं मांग की कीमत लोच लिखा आता है। हाँ, ये दोनों एक ही हैं। हम जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो और अगर मांग की लोच लिखा है और मांग की कीमत लोच नहीं लिखा है, या मांग की लोच कहीं आए लिखा और मांग की कीमत लोच आए कहीं लिखा, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। क्योंकि कीमत हमने पढ़ा था, व्यष्टि में हम कीमत को निर्धारित करते हैं और कीमत सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसलिए मांग की लोच को ही मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। इस कंसेप्ट को, इस अवधारणा को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मांग की लोच और मांग में क्या अंतर होता है। हमने पिछले चैप्टर में मांग में हमने पढ़ा था मांग का नियम, जो हमें क्या बताता है कि कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है, अन्य बातें सभी समान रहने पर। उसमें हमने जब देखा तो हमने ये पाया कि कीमत तो घट रही है तो मांग बढ़ रही है और कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि अगर कीमत में कुछ भी परिवर्तन होता है तो मांग की मात्रा पे कितना परिवर्तन होगा, किस तरीके से कीमत में परिवर्तन मांग की मात्रा के परिवर्तन को प्रभावित करता है। इसमें उसमें हम सिर्फ दिशा ही जान पाते थे। आपने एक और कंसेप्ट उसमें पढ़ाया गया था, मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था मांग मात्रा में परिवर्तन मतलब कीमत के परिवर्तन आने से मांग की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है, जिसमें हमने मांग में विस्तार और मांग में संकुचन पढ़ा था, जिसमें हम एक ही मांग वक्र पे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे। दूसरा हमने पढ़ा था उसी में ही मांग में परिवर्तन, जिसमें हमने पढ़ा था मांग में वृद्धि और मांग में कमी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कीमत स्थिर रहने पर मांग को निर्धारित करने वाले अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय, दूसरे वस्तुओं की कीमत, मौसम, जनसंख्या, ये सब चीज़ों में कोई परिवर्तन होता है तो उससे हमारी मात्रा पे क्या परिवर्तन होता है वो हमने उसमें पढ़ा था। जिसमें उसमें 2 मांग वक्र थे, एक जो दाईं तरफ जा रहा था और दूसरा जो बाईं तरफ जा रहा था, तो आगे से पीछे या पीछे से आगे शिफ्ट हो रहा था। तो हमने ये 2 चीज़ें पढ़ी, लेकिन हमने एक प्रभाव नहीं पढ़ा। लेकिन मांग की लोच हमें ये बताती है कि अगर कीमत में 1% भी परिवर्तन हुआ है तो मात्रा पे कितने प्रतिशत परिवर्तन पाया जाएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमें मांग की कीमत लोच या मांग की लोच बताती है। यही दोनों में अंतर है, एक दिशा बताएगी तो दूसरा उसका प्रभाव बताएगी, उसका मैग्नीट्यूड बताएगी कि कितना प्रभाव पड़ रहा है कीमत के घटने पर और कीमत के बढ़ने पर, मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और कितना प्रभाव पड़ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एक फॉर्मूला होता है डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू। डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू का क्या मतलब होता है? डेल क्यू का मतलब होता है मात्रा में परिवर्तन, कि मांग की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ। डेल पी का मतलब होता है कीमत में क्या परिवर्तन हुआ, और पी और क्यू हमारी प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मात्रा होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक पेन खरीदने गए मार्केट में, 5 रुपये के पेन थे तो आपने 10 खरीद लिए, और जैसे ही कीमत बढ़ गई पेन की और 5 रुपये से 10 रुपये हो गई तो आपने कि मात्रा जो है वो 10 रुपये से 5 रुपये कर दी। पहले हमारी कीमत कितनी थी? 5 रुपये। तो हम कितनी मात्रा खरीद लेते हैं पेन की? 10। फिर हमारी कीमत कितनी हो गई? 10 रुपये। फिर हमने कितनी मात्रा खरीदने लग गए? 5। ठीक है। अब हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या था, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू। डेल क्यू का मतलब क्या होता है? मात्रा में परिवर्तन। तो पहले हम 10 ले रहे थे, फिर हम कितने लगे 5, तो 10 में ले रहे थे और 5 लेने लगे, तो अब कितने बचे, कितना परिवर्तन हुआ? 5 का। कीमत में कितने का परिवर्तन हुआ? 5 का। आपकी प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 5 रुपये। और प्रारंभिक मतलब सबसे पहले वाली जो मात्रा थी और कीमत थी वो क्या थी? 10। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आएगा 1/2
1/2 करा तो 0.5% हुआ। इसका मतलब आपकी मांग की लोच कितनी हुई? 1 से कम हुई। इस तरीके से हम इसमें निकालते हैं और निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ होती हैं। पहली श्रेणी होती है पूर्णतः लोचदार मांग, दूसरी होती है पूर्णतः बेलोचदार मांग, तीसरी होती है मांग इकाई के बराबर, चौथी होती है मांग इकाई से अधिक और पांचवी होती है मांग की लोच इकाई से कम। अब पहले इनको समझते हैं और समझने के लिए हम डायग्राम का यूज़ करेंगे। डायग्राम से अच्छे से समझेंगे और फिर उसको हम समझकर और फिर लिखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। मैंने आपको समझाया था कि इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक हम उसको अपने ऊपर लेकर नहीं समझेंगे तब तक हमें उसको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब हम एक बार एग्जाम्पल से अपने ऊपर लेकर समझेंगे उस चीज़ को बिना रटे, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी और वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी। आपको अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली श्रेणी है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में कीमत को स्थिर माना गया और मात्रा हमने OX पे ली है, तो मात्रा बढ़ भी रही है और मात्रा घट भी रही है, आगे पीछे दोनों तरफ जा रही है। ये क्या कहना चाहता है कि मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ, फिर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और फिर आपको ये डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक उद्योग है बड़ा सा, उसकी ही बाजार में चलती है, उसके अंदर कई फर्म्स आती हैं छोटी छोटी। उस उद्योग ने कीमत निर्धारित कर दी और उन्होंने कहा कि एक जो बॉल पेन है, बिल्कुल साधारण सा बॉल पेन, एक जैसा, इसमें कोई ब्रांड नहीं, सिर्फ एक बॉल पेन, वो 5 रुपये का बिकेगा। ये उद्योग ने कहा। अब फर्म्स छोटी हैं बाजार में, उनकी नहीं चलती, तो उनको किसकी बात माननी पड़ेगी? उद्योगों की। उन्होंने उद्योगों से कहा, उद्योगों की बात मान ली और वो पेन सब लोग कितने में बेचेंगे? सब दुकानदार 5 रुपये में बेचेंगे। मेरा मन किया, मैंने उस पेन की कीमत बढ़ा दी कि मैं तो 6 रुपये में बेचूंगी। मैं जैसे ही उसकी कीमत बढ़ाई, मैंने 5 से 6 करी, वैसे ही मेरे पास जो उपभोक्ता मुझसे पेन लेने आ रहे थे वो सब मेरे से दूर हो गए। उन्होंने मुझसे पेन खरीदना बंद कर दिया और वो और सब लोगों से और दुकानदारों से पेन खरीदने लग गए। तो मेरे उपभोक्ता तो चले गए, तो मेरी मांग क्या हो गई? 0 हो गई कीमत के बढ़ने पर। मैंने देखा मेरे सारे उपभोक्ता तो सबके पास चले गए, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा पेन लेने, क्योंकि मैंने 5 रुपये से 6 रुपये का बढ़ा दी। और जैसे ही मैंने 5 से 6 किया, सारे उपभोक्ता सब फर्म्स के पास चले गए, दूसरे दुकानदारों के पास चले गए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने 5 से 6 कर दी, इसलिए मेरे उपभोक्ता चले गए, अब मैं 5 से 4 कर देती हूँ। तो मैंने पेन की कीमत 5 रुपये से 4 रुपये कर दी, घटा दी। जैसे ही घटा दी, सारे उपभोक्ता मेरे पास आने लग गए। तो सबने देखा और सबने उद्योगों को जाके शिकायत कर दी कि इसने कीमतें घटा दी। तो उद्योग ने कहा आप लोग भी कीमत कितनी कर दो? 5 से 4 कर दो। तो अब सब जगह वापस से कीमत कितनी हो गई? 4 रुपये ही हो गई। और 4 रुपये की कीमत होते ही इतने आसपास के सारे उपभोक्ता आने लग गए और सब यहीं से पेन लेने लग गए। जो दुकानदार एक एरिया में थे उन्हीं से पेन खरीदने लग गए। तो अब मांग हमारी अनंत हो गई, इतने लोग हो गए, इतनी मांग हो गई कि उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो मांग की कीमत लोच पूर्णतः लोचदार क्या बताती है? यही बताती है कि कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा शून्य हो जाएगी और कीमत के घटने पर मांग अनंत हो जाएगी। तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इसमें हमने कीमत को स्थिर माना है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीमत में ज़रा सा परिवर्तन मांग को 0 कर देगा या फिर मांग को अनंत कर देगा। देखिए, इसमें OX पे हमने मात्रा ली है, OY पे हमने कीमत ली है। कीमत स्थिर है, इसलिए कीमत वाली लाइन OX से पैरेलल है, मतलब समांतर है। इसमें हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, OQ1, OQ और OQ2 ले सकते हैं, लेकिन हम कीमत को नहीं बढ़ा सकते। कीमत के बढ़ाने पर मांग मात्रा 0 हो जाएगी और कीमत के घटाने पर मांग मात्रा अनंत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मांग की लोच कितनी होती है? अनंत के बराबर होती है।
नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आपको बता अभी नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट हम आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट में ज़रा सी भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है इकाई से अधिक या एक से अधिक। एक से अधिक कब होती है? जब कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है वो कम हो मात्रा में परिवर्तन की तुलना में, तब हमारी मांग की लोच होगी एक से अधिक। कैसे? इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। अब उदाहरण से अगर मैं आपको समझाऊं तो हम मार्केट में गए और मार्केट में हमने पेन लेने गए तो 5 रुपये की कीमत थी। 5 रुपये की कीमत में मैं कितने पेन खरीदे? 15 पेन खरीदे। फिर कीमतें बढ़ गई और 5 से 10 हो गई, तब मैंने कितने कर दिए? 5 कर दिए। देखिए, पहले मैं बाज़ार गई, मैंने 5 रुपये कीमत थी पेन की, तो मैं कितने पेन खरीदे? 15। दोबारा पेन की कीमतें बढ़ गई और हो गई 10, तो मैंने कितने पेन खरीदे? 5। अब कीमत में कितना परिवर्तन आया? 5 का। डेल पी कितना है? 5। और मात्रा में कितना परिवर्तन आया? 10 का। तो यहाँ मात्रा में परिवर्तन अधिक है किसकी तुलना में? कीमत की तुलना में। तो यहाँ मांग की लोच क्या होगी? एक से अधिक होगी। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब जो विलासिता वाले वस्तुएं होती हैं, जैसे एसी है। एसी बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। अगर एसी के दाम जैसे घट जाएंगे वैसे और लोग भी खरीदने लग जाएंगे एसी। तो जरा से दामों में कमी होने पर, कीमत में कमी आने पर एसी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कीमत में परिवर्तन कम हुआ और मात्रा में परिवर्तन अधिक हुआ। तो जब मात्रा में परिवर्तन अधिक हो कीमत के में परिवर्तन की तुलना में, तब उसे हम मांग की लोच इकाई के बराबर या मांग की लोच एक से अधिक कहेंगे। दूसरा है इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच का क्या मतलब है? जहाँ कीमत और मात्रा में परिवर्तन बराबर हो वहाँ पर मांग की लोच एक के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल लेके हम फिर से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कीमत है 5 रुपये थी, तो मैं कितनी मात्रा खरीदी थी पेन की? 10। कीमत 10 रुपये हो गई, तो अब मैं मात्रा कितनी खरीद रही हूँ? 5। तो कीमत में कितना परिवर्तन हुआ? 5 से 10 हो गई 5 का। और मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ? 10 से 5 रह गई 5 का। तो दोनों में परिवर्तन बराबर हो रहा है। तो जहाँ पर मात्रा में और कीमत में परिवर्तन बराबर हो वहाँ पर मांग की लोच एक के बराबर होती है। देखिए इस डायग्राम में दोनों, जब P1 था तो हम Q1 ले रहे थे और जब P था तो हम Q ले रहे हैं। दोनों का एरिया बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर मांग की लोच एक के बराबर होगी। नेक्स्ट है अपना बेरोजगार मांग की लोच या मांग की लोच एक से कम। ऐसा कब होगा? मांग की लोच एक से कम तब होगी जब कीमत में परिवर्तन अधिक हुआ है किसकी तुलना में? मात्रा की तुलना में। मतलब कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है किसकी तुलना में? मात्रा की तुलना में। देखिए यहाँ पर कीमत वाला बॉक्स बड़ा है, ये वाला बॉक्स बड़ा है किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब कीमत में ज़्यादा परिवर्तन है। डेल पी ज़्यादा बड़ा है किसकी तुलना में? डेल क्यू की तुलना में, मात्रा की तुलना में। इसलिए यहाँ पर मांग की लोच क्या होगी? एक से कम होगी। जैसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं अपन। एग्जाम्पल लें कि हम बाज़ार गए खरीदने पेन, तो कीमत थी 5 रुपये। कितने पेन खरीदे अपन ने? 10। जैसे ही कीमत बढ़ गई और हो गई 15 रुपये, तो अब मैं कितने पेन खरीदूंगी? 15 रुपये में सिर्फ 5 पेन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कीमत में कितना परिवर्तन हुआ? 5 रुपये थी पहले, अब कितनी हो गई? 15।
तो 10 का परिवर्तन हुआ कीमत में, ठीक है। और मात्रा में पहले 10 थी, अब कितने रह गई 5, तो मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ 5 का। तो कीमत में परिवर्तन अधिक है किसकी तुलना में, मात्रा की तुलना में। तो यहाँ मांग की लोच होगी 1 से कम। नेक्स्ट है हमारा पूर्णतः बेलोजदार मांग, ये इसे और शून्य लोच भी कहते हैं। पूर्णतः बेलोजदार मांग या फिर शून्य लोच। हमने पूर्णतः लोचदार मांग पढ़ी थी, देखो पीछे ये वाली। इसमें हमने क्या कहा था कि कीमत स्थिर रहेगी, मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, और जैसे ही कीमत में कोई परिवर्तन होता है या बढ़ती है तो 0 हो जाएगा मात्रा, और अगर घटती है तो मांग अनंत हो जाएगी, यही पढ़ा था। अब इसका ये डायग्राम इसका बिल्कुल उल्टा है, तो इसका नाम क्या रखा था हमने, पूर्णतः लोचदार मांग। अब इसका नाम हम क्या रखेंगे, पूर्णतः बेलोचदार मांग, और इसे हम शून्य लोच भी कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर Q है वो स्थिर है, Q में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ किसमें परिवर्तन हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है। देखिए कीमत बढ़ गई और कीमत घट गई, लेकिन मात्रा जो है वो स्थिर है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता कीमत के बढ़ने पर और कीमत के घटने पर, उसे हम पूर्णतः बेलोचदार मांग की लोच कहते हैं, और शून्य लोच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मांग की लोच कितने के बराबर होगी, 0 के बराबर होती है। ऐसा कौन सी वस्तु में होता है, ऐसा होता है ऐसी वस्तुएं आवश्यकता वाली वस्तुएं। आवश्यकता वाली वस्तुएं कैसी, कि अगर दवाई है और आप दवाई लेते हो, अगर दवाई की कीमतें घट जाएं तो आप 1 गोली की जगह 2 गोली तो नहीं लेने लग जाओगे, और अगर कीमतें बढ़ जाएं तो आप दवाई खाना बंद तो नहीं कर दोगे। तो ऐसी वस्तुएं जिनके बिना हम रह नहीं सकते, आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमत के बढ़ने पर और घटने पर हमारी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं, या फिर शून्य लोच कहते हैं। आज के इस पार्ट में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम मांग की लोच के मापन और मांग को निर्धारित करने वाला तत्व, इन दोनों को कवर करेंगे। जाते जाते एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आप ध्यान से सुनिए और रिवाइज करिए कि क्या क्या पढ़ाया था। पहले हमने पढ़ा मांग की कीमत लोच क्या होती है। तो मांग की कीमत लोच होती है जो हमें ये बताती है कि 1% कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, वो हमें कौन बताता है, मांग की कीमत लोच बताती है। मांग की कीमत लोच किसने दी थी, मार्शल ने प्रतिपादित की थी। मांग की कीमत लोच और मांग के नियम में क्या अंतर होता है, मांग जो होती है वो हमें दिशा बताती है, और मांग की कीमत लोच हमें प्रतिशत बताती है, प्रभाव कितना पड़ा वो बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। फिर हमने पढ़ा उसको हम मापते कैसे हैं। तो मापने के लिए क्या फॉर्मूला था, डेल Q बाय डेल P इंटू P बाय Q। फिर हमने पढ़ा मांग की लोच की श्रेणियाँ। मांग की लोच की 5 श्रेणी होती है। पहली श्रेणी पूर्णतः लोचदार मांग, दूसरी पूर्णतः बेलोचदार मांग, तीसरी मांग की लोच इकाई के बराबर, चौथी मांग की लोच इकाई से अधिक, और पांचवी मांग की लोच इकाई से कम या 1 से कम। पहले हमने पढ़ी पूर्णतः लोचदार मांग, जिसमें कीमत स्थिर रहेगी, कीमत के बढ़ने पर मांग 0 हो जाएगी और कीमत के घटने पर मांग अनंत हो जाएगी। दूसरी पढ़ी थी पूर्णतः बेलोचदार मांग, जिसमें कीमत के बढ़ने या घटने पर मांग मात्रा पे कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा स्थिर रहती है। तीसरी हमने पढ़ी मांग की लोच 1 के बराबर, मतलब कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मात्रा में भी पाया जाता है। कीमत और मात्रा में दोनों में बराबर परिवर्तन पाया जाता है, वहाँ पे मांग की लोच 1 के बराबर होती है। चौथा हमने पढ़ा मांग की लोच 1 से अधिक या इकाई से अधिक। इसका मतलब क्या होता है कि कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है
वो कम हो रहा है किसकी तुलना में, मात्रा में परिवर्तन होने की तुलना में। मतलब मात्रा में परिवर्तन ज़्यादा हुआ है किसकी तुलना में, कीमत की तुलना में। तो वहाँ मांग की लोच क्या होगी, एक से अधिक होगी। और पांचवी हमने पढ़ी थी मांग की लोच एक से कम। इसका क्या मतलब है कि कीमत में अधिक परिवर्तन हो रहा है किसकी तुलना में, मात्रा की तुलना में। कीमत में अधिक परिवर्तन मात्रा की तुलना में, तो वहाँ मांग की लोच होगी एक से कम। पूर्णतः लोचदार मांग की लोच है वो सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। मांग की लोच शून्य लोच जहाँ है, मांग की लोच 0 है, वहाँ पे पूर्णतः बेलोचदार मांग की लोच वो सिर्फ आवश्यकता वाली वस्तुओं में मिलती है। फिर तीसरी जो है मांग की लोच 1 के बराबर। चौथी मांग की लोच 1 से अधिक। मांग की लोच 1 से अधिक जो है वो हमें विलासिता वाली वस्तुओं मिलती है, जैसे मैंने आपको एसी का उदाहरण दिया था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। आगे के लिए तैयार रहिए। आगे इसी स्पीड के साथ, इसी एंथुसियाज्म के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और जितने बच्चे हैं उन बच्चों तक इकोनॉमिक्स की एक क्लास पहुंचाइए जिससे वो भी इसे आसानी से घर बैठ के पढ़ सकें और उनके लिए ये सब्जेक्ट टफ नहीं रहे। आप जानते हैं परिस्थितियाँ कैसी चल रही हों, इस परिस्थितियों में हमारा फ़र्ज़ बनता है हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे तक ज्ञान पहुँचाएँ। तो आप ये करिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको अच्छा भी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। आगे के लिए इंतज़ार कीजिए।